अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा नावल जिसका नाम है ऐ दिल ठहर जा। इसको तहरीर किया है कमल अकरम ने। लेकिन नावल शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें अब शुरू करते हैं। नावल ऐ दिल ठहर जा, तहरीर कमल अकरम, एपिसोड 1। अब हमें इजाज़त दें, काफ़ी लेट हो गया है। फ़ारहान ने आयशा बेगम के आगे सर झुकाते हुए कहा जो रिश्ते में उसकी सास थी। ध्यान से जाना बेटा, उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरते कहा। बहुत जल्द फिर चक्कर लगाऊंगी मैं, और आप नाज़ली को लेकर ज़्यादा परेशान मत हुआ करें, इंशाअल्लाह जल्दी सब ठीक हो जाएगा। फ़िज़ा ने आयशा बेगम के गले लगते उन्हें तसल्ली दी तो वह सर हिला गईं। मैं भी इनसे यही कहती हूँ, मगर यह है कि मेरी बातों को संजीदा ही नहीं लेती। पास खड़ी नाज़ली ने नरोठेपन से कहा तो पास खड़े फ़ारहान ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। प्यार से कहा करो ना, जैसे अभी मेरी बेगम ने कहा है। फ़ारहान ने मोहब्बत से फ़िज़ा को देखकर कहा तो जहाँ फ़िज़ा शर्माई वहीं नाज़ली ने मुँह पसोरा। मैं फ़िज़ा आपी से भी ज़्यादा प्यार से कहती हूँ, मगर मामा फ़िज़ा आपी की ज़्यादा सुनती हैं। नाज़ली ने शरारत से आंखें घुमाईं। हाँ तो क्यों ना सुनूं, इतनी प्यारी और फरमाबरदार बेटी है मेरी। आयशा बेगम ने नरमी से फ़िज़ा को देखते हुए कहा। मैं तो जैसे बदतमीज़ हूँ ना। नाज़नीन ने मुंह बसोरा तो फ़िज़ा ने नफ़ी में सर हिलाते उसे साथ लगाया। तुम तो मेरी प्यारी गुड़िया हो चंदा, अम्मी ऐसे ही तुम्हें छेड़ रही हैं। फ़िज़ा ने मोहब्बत से उसका गाल सहलाया तो वो मुस्कुराई। अब लाड प्यार हो गया हो तो चलें। फ़ारहान ने घड़ी की तरफ निगाह करते कहा जो रात के 9 बजा रही थी। जी चलें। फ़िज़ा चादर दुरुस्त करते एक बार फिर आयशा बेगम और नाज़ली से मिली और उनको अलविदा कहती फ़ारहान के साथ बाहर की जाने पड़ी। खुदा मेरी बेटी को हर बुरी नज़र से बचाए। आयशा बेगम ने फ़िज़ा की पुश्त को तकते खुदा से दुआ की। नाज़ली दरवाज़ा बंद करके उनके करीब आई और उन्हें लिए अंदर की जानिब बढ़ गई। ये छोटा सा घराना था आयशा बेगम का। उनके शौहर शाहनवाज़ अली का तकरीबन 6 साल पहले हार्ट अटैक से इंतकाल हो चुका था। पेशे से वो एक सरकारी उस्ताद थे। आयशा बेगम की 2 ही बेटियां थीं, फ़िज़ा और नाज़ली। फ़िज़ा की उम्र इस वक्त 27 साल थी जबकि नाज़ली अभी 21 साल की थी। फ़िज़ा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी और उसी यूनिवर्सिटी में फ़ारहान हसन भी लेक्चरार था जो फ़िज़ा से पहले वहाँ जॉब कर रहा था। दोनों एक ही डिपार्टमेंट से थे तो दोनों में अच्छी बातचीत थी। ये बातचीत कब दोस्ती और फिर दोस्ती से कब मोहब्बत में बदली उन दोनों को पता ही ना चला, और तकरीबन 1.5 साल बाद ही वो दोनों इस मोहब्बत को एक जायज़ रिश्ते में बदल चुके थे। उनकी शादी को अभी सिर्फ 3 माह हुए थे। फ़ारहान के वालिदैन हयात नहीं थे, उसकी सिर्फ एक ही बहन थी जिसका नाम हयात था। वो शादीशुदा थी और अपने मियाँ और 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहाइश पजीर थी। उसके शौहर का वहाँ होटल था जिसकी वजह से वो कभी पाकिस्तान आया करती थी। उसकी बहन हयात को फ़ारहान की पसंद पे कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि उसे सुलझी हुई और बुर्दबार से फ़िज़ा काफ़ी पसंद आई थी। फ़िज़ा ने आयशा बेगम से कुछ नहीं छुपाया था और फ़ारहान से मिलकर वो उसकी वजाहत और हुस्न अखलाक से मुतासिर होती उनकी शादी के लिए हाँ कर चुकी थी। फ़ारहान को फ़िज़ा से बेहद मोहब्बत थी जो उसके लफ्ज़ों और अमल दोनों से ही आया होती थी। वो दोनों एक साथ बेहद खुश थे कि जो चाहा था वो पा लिया था। शादी के बाद भी फ़ारहान ने फ़िज़ा को जॉब करने से नहीं रोका था, बल्कि वो एक साथ ही यूनिवर्सिटी आते जाते थे। नाज़ली उन्हीं के स्टूडेंट में BSIT की स्टूडेंट थी। इस वक्त वो 4थे सेमेस्टर में थी, मगर यूनिवर्सिटी में कोई भी उसका फ़िज़ा और फ़ारहान से रिश्ता नहीं जानता था, जिसकी वजह फ़िज़ा ही थी। फ़िज़ा नहीं चाहती थी कि किसी को पता लगे कि नाज़ली फ़िज़ा की बहन है। अगर ऐसा होता तो शायद स्टूडेंट्स सोचते कि फ़िज़ा और फ़ारहान नाज़ली को बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत ज़्यादा मार्जिन देते हैं। नाज़ली एक ज़हीन लड़की थी और पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी थी और उसे कभी भी बहन से फेवरेटिज़्म की लेने की ज़रूरत नहीं पेश आई थी। फ़ारहान और फ़िज़ा के रिश्ते से सभी आगाह थे और इस कपल को सभी सराहते भी थे, जो एक साथ बहुत अच्छे लगते थे। 27 साला फ़िज़ा और 29 साला फ़ारहान हसन मेड फॉर ईच अदर लगते थे। यूँ तो दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थीं, मगर नाज़ली के अंदाज़ में बचपना ज़्यादा था। आयशा बेगम को ज़्यादा परेशानी उसकी बीमारी की वजह से थी जो जानलेवा थी और अभी उसका इलाज भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। नाज़ली के दिल में सुराख था और इलाज में देरी डोनर के ना मिलने की वजह से हो रही थी। बचपन से वो ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम नहीं कर सकती थी।
کہ پھر اسے سانس کا مسئلہ ہونے لگتا تھا۔ بچپن وہ کھیلتے کودتے بچوں کو حسرت سے دیکھا کرتی، مگر جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی تو وہ اپنی حالت سمجھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ بیگم کو پریشان ہوتے دیکھ کر انہیں تسلی دیتی رہتی تھی، مگر ان کی پریشانی کم نہیں ہوتی تھی۔ فضا اور فاران نے کئی ڈاکٹرز سے نازلی کے لیے ڈونر کی بات کر رکھی تھی، مگر ابھی تک انہیں کوئی ڈونر نہیں مل پایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ فضا کے مائکے سے فاران کا گھر 25 منٹ کی دوری پہ تھا۔ اس وقت 9:10 ہو رہے تھے۔ فاران کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں فضا کا ہاتھ قید کر رکھا تھا۔ باہر کیا رکھا ہے جب چاند تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے؟ فاران نے اسے کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھ کر لطیف سا شکوہ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی جو اب ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کا انگوٹھا فضا کے ہاتھ کی پشت سہلانے لگا تھا۔ مجھے تو کہیں نہیں دکھ رہا۔ فضا نے مصنوعی حیرت سے آگے پیچھے جھانکا تو فاران نے خفگی سے اسے دیکھا۔ دوربین لے کر ڈھونڈو، شاید دکھ جائے، قدر ہی نہیں ہے کوئی۔ خفا سے لہجے میں اسے کہہ کر وہ آخر میں بڑبڑا کر سر جھٹک گیا۔ فضا مدھم سا ہنسی جس پر فاران نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ میرے دل کی رونق ہیں فاران، آپ سے بہت محبت ہے مجھے، اتنی کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کے روٹھے روٹھے سے چہرے کو دیکھتے اس نے فاران کے قریب کھسکتے اسے کندھے پر سر ٹکایا تو فاران کے لب پر مسکراہٹ چھائی۔ آج یہ بتلاؤ کیسے؟ فاران نے نرمی سے پوچھا۔ اسے فضا کا اظہار بہت بھایا تھا اور اسے حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی اس نے فاران سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ فاران ہی تھا جو اکثر اس سے اظہار محبت کرتا تھا اور وہ اس کے اظہار اور پیش قدمیوں پر سمجھتی جاتی تھی۔ زندگی بہت انپریڈکٹیبل ہے فاران، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے سوچا آپ سے اپنے احساسات بانٹوں۔ فضا نے اب کی بار اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا تو فاران کے دل میں تکلیف سے ہوئی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو لیزا؟ آئندہ ایسی باتیں مت کرنا، میرا دل تمہیں کھو کر خود کو بھی کھو دے گا۔ ابھی تو ہمیں ایک ساتھ بہت سارا وقت جینا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ فاران نے اس کے گرد بایاں بازو حمایت کرتے اسے مزید قریب کیا تو وہ جھیم کر مسکرائی۔ میں نے تو بس ایسے ہی ایک بات کی ہے فاران، فضا نے کہا تو وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ فضا کوئی اور بات کرتی اچانک فاران والی سائڈ کو دھکا سا لگا۔ دھکا لگنے پر فضا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ فاران نے گاڑی کو قابو کرتے غصے سے اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں ایک موٹر سائیکل سوار مسلسل اس کی گاڑی کو ہٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا جبکہ ہاتھ میں پستول تھی جس سے وہ اسے گاڑی سے روکنے کا کہہ رہا تھا۔ آہ! فاران فضا کی چیخ پر پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا جو روتی ہوئی اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ فضا کی طرف کا شیشہ بھی نیچے تھا اور اس طرف بھی ایک موٹر سائیکل سوار تھا جس کے پیچھے ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے پیچھے والے کے ہاتھ میں بھی گن تھی۔ یہ جگہ کافی ویران تھی جہاں بس اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں۔ گاڑی روک ورنہ گولی چلا دیں گے، فضا کی جانب موجود ایک آدمی بولا تو فاران کو چاروں ناچار گاڑی روکنی پڑی۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو ہرگز بھی گاڑی نہ روکتا، مگر اس وقت نہ صرف اس کے ساتھ فضا تھی بلکہ دونوں کی طرف کے شیشے بھی کھلے ہوئے تھے۔ اگر وہ گاڑی نہ روکتا تو شاید وہ گولی چلانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ باہر نکل جلدی۔ فاران نے گاڑی روکی تو ایک آدمی نے اسے باہر آنے کو کہا۔ وہ روتی ہوئی فضا کا گال تھپتھپا کر اسے حوصلہ دیتا گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ تینوں اب اسے گھیرے کھڑے تھے۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ فاران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اسے بھی باہر نکال، دوسرا آدمی نے گن اس پہ تانتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ فاران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکالنا چاہا مگر ان میں سے ایک نے اس کا بازو جھٹکا۔ خاموش کھڑا رہ، اوئے نکال اس لونڈی کو باہر، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تو دوسرا آدمی سر ہلاتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے ہاتھ بھی مت لگانا، میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو چاہیے لے لو۔ فاران نے گاڑی کی جانب بڑھنا چاہا مگر ان میں سے ایک نے اس کا بازو دبوچا تو دوسرے نے اس کی کنپٹی پر گن رکھی۔ تیسرا آدمی اب فضا کو گاڑی سے باہر نکال کر فاران کے ساتھ کھڑا کر چکا تھا۔ ہاتھ اوپر کرو اپنے، ایک ڈاکو نے فاران سے کہا تو وہ ضبط کرتا ہاتھ اوپر کر گیا۔ فضا کی اب ہچکیاں بن چکی تھیں، خوف سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ ایک ڈاکو اب ان پر گن تانے ہوئے تھا جبکہ دو کار کی تلاشی لے رہے تھے۔ ایک نے فضا کے بیگ کی تلاشی لی جس میں سے اسے تقریباً 10,000 روپے ملے تھے۔ باقی کار میں سے انہیں صرف 2 فون ملے تھے جن میں سے ایک فضا تو دوسرا فاران کا تھا۔ باس یہی کچھ ملا ہے۔ وہ دونوں فون اور پیسے لیے ان کے قریب آئے۔ تم اس کی تلاشی لو اور تم اس لڑکی کی، گن تانے کھڑے آدمی نے کہا تو فاران سرعت سے فضا کے سامنے آیا۔ میں نے کہا نا اسے ہاتھ مت لگانا، فاران نے سختی سے کہا تو وہ تینوں ہنسے۔ بڑی غیرت جاگ رہی ہے تجھ میں، ابھی تیرے سامنے سے اٹھا کر لے جائیں گے، کیا کر لے گا تو؟ ان میں سے ایک نے فاران کو دھکا دینا چاہا تو فاران نے سرعت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔
फिजा के हलक से चीख निकली थी। वो आदमी चीखता हुआ नीचे बैठता चला गया था, जबकि सूरत-हाल कंट्रोल से बाहर होते देखकर उनमें से एक आदमी ने बगैर सोचे समझे गोली चला दी थी, और वो गोली सीधा फिजा की कमर से ज़रा ऊपर जा घुसी थी, जो डर के मारे फारान के गले लगी थी। एक और दिलदोज़ चीख फिजा के मुंह से फिजा में बुलंद हुई और उसके हाथ फारान के कॉलर पर ढीले पड़ते चले गए। उसे नीचे गिरते देखकर वो तीनों डाकू भी घबराकर वहां से बाहर भाग निकले थे। उनका इरादा कत्ल गारत का नहीं था, वो लूटने आए थे, मगर बेध्यानी में वो एक जान को खतरे में डाल गए थे। लिजा, लिजा, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी अस्पताल चलते हैं। फारान ने उसका गाल थपथपाते भीगे लहजे में कहते उसे उठाया और गाड़ी की जाने पड़ा। फिजा का नारंगी सूट अब खून बहने की वजह से सुर्ख होने लगा था। उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर तेजी से बेल्ट लगाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ के साथ साथ उसके हाथ भी कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी हाथों से रेत की मानो फिसलती चली जा रही हो। फारान, इससे पहले कि वो ड्राइविंग शुरू करता, फिजा की आवाज़ पर आंसू पोंछता उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। तुम कुछ मत बोलो लिजा, तुम्हें तकलीफ होगी। उसे हिदायत करता वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जब फिजा ने अपना खून से भीगा हाथ उसके हाथ पर रखा। मेरी एक बात मानेंगे? फिजा ने फूले सांसों के दरमियान कहा तो फारान ने तेजी से सर हिलाया। जो कहोगी मानूंगा, तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। उसका हाथ खून से लथपथ हाथ अपने हाथों में थामते नम लहजे में कहा तो वो अजियत से मुस्कुराई। वादा? फिजा ने नम आंखों से पूछा तो वो बगैर सोचे समझे सर हिला गया। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा दिल नाजली को दे देना। जहाँ उसकी बात सुनकर फारान के हाथों से उसका हाथ छूटा था, वहीं फिजा ने अपने होशो हवास खोए थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं, मजबूत लहजे में कहते उसने तेजी से गाड़ी को अस्पताल की तरफ दौड़ाया था। अगले 10 मिनट में वो अस्पताल के अहाते में गाड़ी रोकता उसे बाहों में भरे अंदर ले जा रहा था। फिजा की हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने पुलिस केस कहकर इलाज करने से मना कर दिया था, मगर फिर फारान के जुड़े हाथ देखते वो लोग फिजा को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे। बेबसी थी कि वो उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था, ना ही उसके इतने ताल्लुकात थे कि मिनटों में पुलिस की मदद ले लेता। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर आए थे, जिन्हें देखकर वो तीर की सी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा था। खून बहुत ज़्यादा बहने की वजह से मरीज़ा की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देंगे, आप बस दुआ करें और कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाएगी। एक डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा तो वो सुन सा उन्हें देखे गया। मैं मिल सकता हूँ? उसका लहजा लड़खड़ाया था, जिस पर डॉक्टर ने तरहम से उसे देखा। आप उन्हें देख सकते हैं, मगर इस वक्त वो होश में नहीं है, डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गया तो वो लड़खड़ाते कदमों से आईसीयू में दाखिल हुआ। आईसीयू में दबीस खामोशी छाई हुई थी। सामने वो नालियों में जकड़ी बेबस लेटी हुई थी। रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया था, जैसे जिस्म का सारा खून निचड़ गया हो। एक नर्स करीबी मॉनिटर पर कुछ चेक कर रही थी। वो बोतल से कदम उठाता उसके करीब जाकर खड़ा होता उसे देखने लगा, जो आंखें बंद किए उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शायद मेरी ही नज़र लग गई तुम्हें, उसने मधम से लहजे में कहा। वो आज लग भी तो इतनी प्यारी रही थी कि उसे देखकर फारान का दिल ही नहीं भर रहा था। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर कभी तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा, उसका जर्द गाल सहलाते उसने भीगे लहजे में कहा। आस पास अनजान वो कितनी देर उसके करीब खड़ा उसे देखे गया था कि अचानक फिजा के वजूद में हरकत हुई। वो चौंक कर नर्स को देखने लगा, मगर वो वहाँ नहीं थी। लिजा, फारान ने उसे पुकारा तो फिजा ने धीरे से आंखें खोली। वो फारान को देखने लगे, जो बेताबाना अंदाज में उसे ही देख रहा था। फिजा ने कपकपाते हाथ से अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा। अपना वादा मत भूलिएगा फारान, मैं नाजली को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, अटक अटक कर कहती वो फारान को रोने पर मजबूर कर रही थी। मुझे इतना मत तड़पाओ कि मैं जी ना सकूं, फारान ने उसका हाथ थामकर नफ़ी में सा हिलाते कहा तो वो मुस्कुराई। देर मत कीजिएगा, फिजा ने गहरा सांस अंदर की जानिब खींचते हुए कहा। फारान ने तेजी से उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया, मगर उसका सांस अटकने लगा था। फारान घबराता हुआ तेजी से बाहर की जानिब भागा ताकि डॉक्टर को बुला सके। कुछ पल बाद वो डॉक्टर के हमरा कमरे में दाखिल हुआ तो फिजा का वजूद पुरसुकून था। डॉक्टर फिजा का मुआयना करने लगा, जबकि फारान का पूरा वजूद खुदा के हुजूर उसके सेहत याबी के लिए दुआगो था। सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर के अल्फाज उस पर बम बनकर गिरे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया ख़त्म हो गई हो, कि उसकी दुनिया तो फिजा ही थी। आप ये क्या कर रहे हैं? दोबारा चेक करें मेरी बीवी को, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टर को फिजा के चेहरे को चादर से ढकते देखकर वो जब्त खोता चिल्लाया था। हौसला करें आप, खुदा के फैसले के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने उसका कंधा थपथपाते आगे बढ़ना चाहा, मगर फारान ने डॉक्टर का हाथ
تھام کر اسے روکا۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے فاران کو دیکھا جس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی تیاری کریں، میں بس کچھ ہی دیر میں پیشنٹ کو لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر سے کہہ کر وہ فضا کے ساکت وجود کے قریب آیا، اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر اس کا من موہنا چہرہ نظروں میں اتارتے اس کی پیشانی چومی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر، نرس نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا جس نے گہرا سانس بھرا۔ ہارٹ سرجن کو جلدی سے سرجری کی تیاری کا بولو اور ان کے بلڈ سیمپلز لو۔ ڈاکٹر نرس کو ہدایات دے کر تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔